अब तक हमने देखा कि कैसे दो भाइयों के बीच में बड़े भाई साहब और छोटे भाई, छोटा भाई जो रहता है वो हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, हम और बड़े भाई हमेशा उसे बोलते रहते हैं कि तुम ऐसे खेलते रहोगे तो फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो देखा कि वो कैसे पास हो जाते हैं फर्स्ट इसमें। फिर भाई उसे कहते हैं कि कैसे तो ये सब पास होना इतना ये नहीं है, तुम आगे के स्टैंडर्ड में आओगे, मेरे स्टैंडर्ड में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ओके, कि स्कूल का समय निकट था, ईश्वर जाने मीन्स उनका उपदेश चालू ही था कि ये ज्योमेट्री पढ़ना तुम्हारे लिए कैसा होगा, अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे, ये सब कैसे पढ़ोगे। तो ये सब हुआ, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। बोलते हैं कि समझो तुम्हें एक बता दिया गया कि तुम्हें समय की पाबंदी पर निबंध लिखना है, तो तुम्हें कुछ भी आए पाबंदी पे तो तुम्हें, लेकिन तुम्हें 4 पेज का निबंध लिखना ही लिखना है। ये सब भाई साहब उसे नसीहत देते रहते हैं हमेशा, ये चालू ही था सब ऐसे करना। टीचर्स को ऐसा नहीं होता है कि यही चाहिए यही चाहिए, यही आंसर चाहिए, ये नहीं चलेगा, ऐसे सब धीरे धीरे बात चलते रहते। तो स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। बोलता है कि भाई साहब, बड़े भाई साहब के ये सब जो भाषण चल रहा था वो सब बातें, तो बोलता है कि स्कूल का टाइम नजदीक आ गया था और कब जाने भाई साहब का ये लेक्चर खत्म होगा, वो छोटा भाई ये सोच रहा था। वो बोलता है कि आज ये सब के चलते मुझे खाना जो है वो एकदम बेस्वाद लग रहा था, एकदम टेस्टलेस लग रहा था। जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। बोलता है कि मैं जब पास हो गया हूँ तो मुझे इस तरह का ये लेक्चर मिल रहा है, तो समझो वो सोच रहा था कि अगर मैं फेल हो जाता तो बोलते कि मेरी जान ही। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मुझे भयभीत कर दिया था। तो भाई साहब ने अपने स्टैंडर्ड की जो स्टडीज के बारे में जो मुझे बताया था उससे तो मैं एकदम डर गया था। स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। ये सब सुनकर मैं स्कूल छोड़कर नहीं भागा, वही मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, सरप्राइजिंग था मेरे लिए। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मीन्स इतना तिरस्कार, यानी इतना उन्होंने मुझे ये ह्यूमिलेट किया था कि मुझे इसके बाद भी मुझे बुक में इंटरेस्ट नहीं, मेरी रुचि वैसी की वैसी ही अरुचि थी। मीन्स मुझे इंटरेस्ट नहीं था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। मीन्स खेल कूद का कोई भी मौका जो मेरा वो मैं कभी अपने हाथ से जाने नहीं देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए। मीन्स पढ़ने का भी मैं बहुत, मीन्स रोज का रोज स्टडी उतना खत्म हो जाए, बस उससे ज़्यादा मैं, और दर्जे में जलील न होना पड़े। मीन्स इतना पढ़ता था कि मैं पास हो जाऊँ और स्टैंडर्ड के सबके सामने मुझे इंसल्ट फील न हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का सा जीवन काटने लगा, चोरों का सा। मीन्स मुझ पर जो मुझे विश्वास, मैंने पास हो गया था, मुझ पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया और मैं वापस चोरों के जैसी जिंदगी बिताने लगा। यहाँ पे अभी थर्ड देखो क्या होता है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब के प्राणांतक परिश्रम किया कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से, उधर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिन हो गए थे, कांतहीन, मगर बेचारे फेल हो गए। बोलता है कि वापस एनुअल एग्जाम्स हुए और बोलता है कि बाद में ऐसा ये हुआ योग कि इस बार भी मैं पास हो गया और भाई साहब वापस अपने स्टैंडर्ड में फेल हो। मुझे
और बोलता है कि उन्होंने तो इतनी मेहनत की थी और वो अपने स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया था। और भाई जो बड़ा भाई जो था वो बोलता है कि इतनी मेहनत मतलब इतना कि एक एक बुक का एक एक वर्ड वो पढ़ लिया था। इतना मेहनत करता था, रात को 10-10 11-11 बजे तक पढ़ता था, सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ता था, स्कूल जाने तक। फिर भी वो बेचारे फेल हो गए। बोलता है कि पढ़ पढ़ के उनका मुंह एकदम मुद्रा कांतिहीन मतलब एकदम मुरझा गया था। फिर भी बेचारे बोलता है कि फेल हो गए। तो बोलता है कि मुझे उन पर दया आ रही थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। और बोलता है कि जब रिजल्ट सुनाया गया तो वो रिजल्ट सुन के वो रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। देखिए मुझे मेरे पास होने का जो खुशी थी वो तो जाते रही, लेकिन मुझे उनके फेल होने का बहुत दुख होने लगा। और बोलता है कि लेकिन जो है उसको कोई टाल भी नहीं सकता है। तो बोलता है कि भाई साहब को लेकर मेरे मन में एक विचार आ गया कि अब तो मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में अब एक स्टैंडर्ड का ही फर्क था। बोलता है कि भाई साहब अगर इस साल भी फेल हो गए तो मैं और भाई साहब दोनों एक ही स्टैंडर्ड में हो जाएंगे। अभी भाई साहब को मुझे डांटने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इस विचार को मैंने अपने दिल से निकाल दिया कि बोलता है कि ये सब सोचना बोलता है कि वो डांटते हैं, शायद वो भाई साहब जो मुझे डांटते हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही डांटते हैं, और यही नतीजा है कि उनकी डांट की वजह से ही मैं स्टैंडर्ड में पास होते जा रहा हूँ, वो भी अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा था, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊं, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था, मांझा देता, कन्ने बांधता, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया था। देखिए अब भाई साहब जो थे वो थोड़े नरम हो गए थे। अब वो पहले जैसा मुझे डांटते नहीं थे। फिर भी ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं था, उनको भी शायद ऐसा, लेकिन मेरी स्वच्छंदता मीन्स मैं अभी और भी फ्री हो गया था और उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मीन्स उनकी सहन शक्ति का और मैं फ़ायदा उठाने लगा था। अब इस बार मुझे कनकौवे मतलब पतंग उड़ाने का और पतंगबाजी करने का मुझे बहुत शौक जागरता था। तो मैं ये सब करता था, उसकी तैयारी करता था, पतंग लाता, पतंग में कन्नी बांधना, पतंग को उड़ाना, लेकिन ये भी सब भाई साहब से बचा के। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अब भी मुझे यानी छोटा भाई कहता है कि अब भी मैं भाई साहब का रिस्पेक्ट उतनी ही थी, मैं अब भी भाई साहब की रिस्पेक्ट करता था। ओके, और छुप छुप के वो पतंग टूर्नामेंट की
तैयारी कर रहा था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाश गति पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक दिन शाम के समय मैं कनकौए लूटने मीन्स पतंग लूटने के लिए, मीन्स कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहा था। आगे पीछे कुछ उसको ख्याल नहीं था। उसकी आंखें सिर्फ आसमान से गिरती हुई उस पतंग की ओर थी और ऐसे ही दौड़े जा रहा था। और ऐसे भी रास्ते में कोई ये नहीं था, एकदम प्लेन जगह थी, तो वो दौड़े जा रहा था, ना कोई गाड़ी के आने जाने का। तो उतने में भाई साहब उससे टकरा गए। शायद वो बाजार से आ रहे थे, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें इससे बाजारू लड़कों के साथ इस तरह धेले की मीन्स एक कौड़ी के मीन्स इतनी छोटी सी पतंग के लिए तुम दौड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अभी 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब तुम छोटे स्टैंडर्ड में नहीं हो और मुझसे तुम सिर्फ 1 स्टैंडर्ड ही। देखिए, आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, अपने पोजीशन के हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा वो बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहने लगे।